बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवैल्यूएट ये एक लिमिट है जो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस आर क्यूब। हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से ना हो, यहाँ पर आर स्क्वायर हो, तो उसके लिए अगर वो क्वेश्चन होगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, उसको देख के कर लेंगे। क्योंकि इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये जो प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर से रिलेटेड ना होके, यानी लिमिट ऑफ द सम चैप्टर से ना होके, ये जो होगी एक इंटीग्रल की दूसरे टाइप की प्रॉब्लम होगी, यानी लिमिट से इसके मतलब कम रह जाएगा। फिर भी हम अगर यही प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी सबसे पहले तो जो गिवन प्रॉब्लम है उसको लिख देंगे r इक्वल टू 1 to n स्क्वायर अपान n क्यूब प्लस आर क्यूब, और इसमें हम n क्यूब को यहाँ से बाहर ले लेंगे। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n स्क्वायर अपान n क्यूब को बाहर लिया यहाँ पर, तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर r क्यूब अपान n क्यूब हो जाएगा। n स्क्वायर की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर 1 पावर बचेगी यहाँ पर n की। और ये जो चूँकि लिखा हुआ है, हमें ये वैल्यू निकालना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अभी तो हमने सिर्फ इसको ही लिखा है, एक्चुअल में जो हमें वैल्यू निकालना है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी इसमें शामिल करना होगा। फिलहाल हमने नहीं लिख पाया तो हम इसको बाद में लिख देंगे। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, तो 1 अपान n बचा, यहाँ से वो बाद में लिख देंगे, और इसको लिखेंगे 1 प्लस r अपान n का होल ऑफ क्यूब, और यहाँ पर 1 अपान n बचा उसको लिख दिया। अब ये सॉल्व हो चुका है तो हम अपना जिस चीज़ को एवेल्यूएट करवा रहे हैं तो वो हम लिख लेते हैं। द रिक्वायर्ड लिमिट, यानी ये लिमिट हमसे निकलवाई जा रही है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये हमारी प्रॉब्लम थी, n स्क्वायर अपान n क्यूब प्लस आर क्यूब। अब इसको पूरे को हमने सॉल्व कर लिया है, इतना इसको लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई में 1 अपान n है, जो इसके मल्टीप्लाई में n है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू सॉल्व करके आ चुकी है 1 अपान 1 प्लस r अपान n होल ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान n। हम लोग जानते हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, और जहाँ पर भी r अपान n होता है उसकी जगह पर पुट कर देते हैं x, जिसका क्यूब है, और 1 अपान n की जगह पर हम लोग dx लिखते हैं। और यहाँ पर अपर लिमिट या लोअर लिमिट निकालना हो तो उसके लिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस लिमिट को सॉल्व करते हैं x को, और यहाँ पर r की वैल्यू जब लोअर लिमिट निकालना हो तो 1 रखेंगे, और अपर लिमिट निकालना हो तो n रखेंगे। तो हम जैसे लोअर लिमिट निकाल रहे हैं तो वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको मालूम है कि r की वैल्यू क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है r अपान n, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर r अपान n को x लिखा था। तो लिमिट में भी यही रहेगा, लेकिन अपर लोअर लिमिट अगर निकाल रहे हैं तो लोअर लिमिट निकाल रहे हैं तो r के यहाँ 1 रखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे n बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती, लोअर लिमिट 0 हो गई। ऐसे ही लोअर लिमिट 0 हो गई तो यहाँ पर हमने लोअर लिमिट यानी x की लिमिट लिख दी। अपर लिमिट अगर निकालना है तो आपको मालूम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r अपान n से निकाली जाती है। r की वैल्यू अपर लिमिट के लिए हमें n पुट करना होगी, तो यूजली ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट ये 1 ही आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ 1 से मिल कैंसिल 1 आ गया, और ये लिमिट लगाएंगे भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो कोई ये तो n है नहीं इसमें, तो ओनली 1 ही आएगा, तो अपर लिमिट 1। सारे क्वेश्चन में लिमिट 0 to 1 ही मिलेगी आपको। अब ये प्रॉब्लम कहना चाहिए कि इस लिमिट की नहीं रही, अब इंटीग्रेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन गलती से छप गया होगा या लिख गया होगा, तो फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो हम इसमें बिना इस लिमिट को हम इस ओनली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1 अपान 1 प्लस एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा बाद में इसकी लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए भी हमें इसके पहले फैक्टर करना होंगे डिनोमिनेटर के, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी करना होंगे। 1 प्लस एक्स क्यूब के फैक्टर के लिए 1 का क्यूब कर सकते हो और x का
क्यू कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, दूसरे में 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और फिर एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 करके लिख दें, ऐसे भी लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें, फिर एक्स को लिख दें, फिर 1 का इसको 1 होता है, इसको लास्ट में लिख दें। अब हम इस जो हमारा फंक्शन था 1 अपान ये वैल्यू टोटल, यानी 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें हम 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू ये लिख देते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि हम चाहते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ये जो कि लीनियर है, एक पावर का है, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन बना जाएगा एक कांस्टेंट अपान में एक्स प्लस 1। और ये जो कि क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है मैक्सिमम, तो इसमें मानने का तरीका होता है लीनियर, यहाँ पर ऊपर रहेगा, यानी बी एक्स प्लस सी। ए बी सी तो कांस्टेंट, ए के बाद बी और फिर उसके बाद सी आ गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर आपको मालूम है कैसे सॉल्व किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन को। इनका एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 1 इसका ऊपर इंटू हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर इसका जाके ऊपर इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 1 का। तो 1/1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू इतनी आ गई, और ये इसके ही फैक्टर किए थे तभी ये मिला था, इसलिए कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो मिलेगी हमें 1 = इतना आ जाएगा। और हमने ये यहाँ पर लेट किया था पार्शियल फ्रैक्शन को, 1/1 प्लस एक्स क्यूब के पार्शियल फ्रैक्शन को हमने इतना मान लिया था। तो इसको इक्वेशन नंबर चाहें तो आप 1 डाल दें, बाद में ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी की पुट कर देंगे। तो ये कैंसिल अपान वाला होने के बाद में न्यूमरेटर के बराबर आ जाएगा, जो है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसे आप डायरेक्ट भी कोफिशिएंट को कलेक्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ पर डिटेल में ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ए का तीनों टर्म में इंटू होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस का ए, फिर इनका आपस में इंटू करेंगे तो इसका इंटू कर लेंगे, तो बी एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स, और सी का इंटू करेंगे प्लस का सी एक्स प्लस का सी। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाता ए का, जब इसमें इंटू करेंगे ए मिला, और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा बी, या आप यहाँ से भी छांट सकते हैं। इसी तरीके से एक्स को कोफिशिएंट ए का इंटू जब यहाँ होगा तो माइनस ए मिलेगा, या इसका इंटू जब 1 में होगा तब मिलेगा प्लस का बी, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और सी का जब एक्स में इंटू होगा तब मिलेगा, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं प्लस का सी। ये एक्स को कोफिशिएंट हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म यानी ए का इंटू 1 में होगा तो ए हो गया, और सी का इंटू 1 में होगा तो सी हो गया। तो या फिर यहाँ से आप ले लीजिए ए प्लस का सी, ऐसे भी कर सकते हैं। इस स्टेप को स्किप भी किया जा सकता है, आप नोट भी कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पॉलीनोमियल आपस में जब इक्वल होते हैं तो उनके जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ए मिला प्लस बी मिला। तो यहाँ पर चूँकि एक्स का टर्म नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट इसका एक्स का 0 होगा, तभी ये 0 × एक्स 0 हो चुका है और सिर्फ 1 बचा हुआ है। ऐसे एक्स स्क्वायर का भी टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट भी 0 है। और 2 पॉलीनोमियल आपस में इक्वल होते हैं, इनके जब 2 पॉलीनोमियल आपस में इक्वल होते हैं इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर ए प्लस बी है और इस तरफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। ऐसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ए प्लस बी प्लस का सी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट जो है 0 है, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ऐसे यहाँ प्लस हो रहा है ए प्लस सी, और यहाँ पर हो रहा है ये 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे, इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 4। तो इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे और ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो आप जिस मेथड से भी चाहें से सॉल्व करें, जिसको भी चाहें पहले निकालना। तो हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर बी प्लस सी आ रहा है, तो बी प्लस सी हमें इन दोनों को जोड़ने पे मिल जाएगा, ऐड करने पर। तो इक्वेशन नंबर 2 को और 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ए हो जाएंगे और हमें बी प्लस सी मिल रहा है, और 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। इक्वेशन नंबर जो आएगा एक नया आ गया 5। अब इसमें बी प्लस सी वाला जो हम
हमें यूज़ करना है वो इक्वेशन नंबर 3, जो कि -a + b + c है बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। इससे क्या होगा, जब हम माइनस करेंगे तो b और c के साइन चेंज होने पर ये b और c कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a बचेगा और a की इक्वेशन बचेगा, और a की अननोन है a, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे इक्वेशन, तो ये नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2a और a 3a हो जाएगा, और सिर्फ 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इससे हम a की वैल्यू आसानी से मिल गई, 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1/3 आ गया। अब सभी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर अगर 2 में रखेंगे a की वैल्यू 1/3 तो इससे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम रख रहे हैं, आप जिस तरीके से भी निकालें 1/3 रखेंगे प्लस b = तो -1/3, इसमें हमें b की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम फिर c की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब हम a की वैल्यू b वैल्यू हमने नहीं निकाल पाई, डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहिए हमें। इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो क्या था, a + b = 0 था, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/3 माइनस का हो जाएगा, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया इसको हमने। तो अब इक्वेशन नंबर 4 में आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 में था a + c, तो a की वैल्यू चूँकि 1/3 और c और राइट हैंड साइड में 1 था, a + c, इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिएगा पीछे। अब हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो वो इसमें 1/3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और इसमें 1 को 1/1 लिख दें, और ये फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन बना लिया। 1 और 3 का एलसीएम, 3 आप जानते ही होंगे, 3 का इधर इंटू और 1 का इधर इंटू, यानी एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो 2/3 आ जाएगी c की वैल्यू। जो a b c की वैल्यू आ जाएगी इसको हम पुट कर देंगे जहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट किया था, यानी 1/1 + x³ का पार्शियल फ्रैक्शन माना था a/, तो a की वैल्यू 1/3 है, a/, में था हमारा x + 1 लिख दिया था हमने उसको, और प्लस ऊपर bx + c था, तो b की वैल्यू अभी आ चुकी है -1/3, bx + c की वैल्यू 2/3। अब और अपान में जो है वो था x² - x + 1, पीछे देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर हमने 1 में पुट किया, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 मीन्स जो वैल्यू a b c की आई इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। 1/3 कांस्टेंट है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1 का इंटू मान सकते हैं 1/x + 1। ऐसे यहाँ पर 1/3 यानी -1/3 बाहर ले लेंगे तो ये जो प्लस होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस का जब 1/3 बाहर लिया तो प्लस का x और माइनस का हो जाएगा 2/, में x² - x + 1 है। तो ये वैल्यू जो चल रही है 1/1 + x³, क्योंकि इसका हमें शुरुआत में इंटीग्रेशन निकालना था और फिर हमें इसमें लिमिट भी रखना है, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में हम लिमिट रखते रहेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 + x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, कांस्टेंट जो होगा उसे बाहर लिखते रहेंगे 1/x + 1, और ऐसे यहाँ पर भी ये माइनस का 1/3 बाहर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये लिखना ज़रूरी है। x - 2 में x² - x + 1, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इस तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ऐसे इसका भी हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस x की पावर 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा log x + 1। कोफिशिएंट अगर होता कोई, जैसे 2 होता तो 2 से डिवाइड करना होता, 3 होता 3 से डिवाइड करना होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर ये है, ऊपर 1 पावर है, नीचे 2 पावर है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको हमें अलग से सॉल्व करना होगा। फिलहाल अभी हम इसे इक्वेशन नंबर डाल के यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ लेट करना होता है। 1 + x³ x के रिस्पेक्ट में, इसे हम इक्वेशन नंबर शायद हम 5 तक कर चुके थे, तो 6 इक्वेशन नंबर डाल के अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। जब वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर जो न्यूमरेटर है x मान लेते हैं इसको, न्यूमरेटर को x - जो 2 है उसको a × dy/dx, इस तरीके की जो 1 पावर हो या 2 पावर हो, तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है x² - x + 1 और प्लस का b, इस तरीके से मान लेते हैं, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का 2x, x का 1 हो जाए, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, प्लस का b। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाए तो इसे इक्वेशन नंबर 7 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू रखना होगी। ध्यान है a b की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के लिए की थी, वो अलग है और ये वैल्यू अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसके नाम बदल लीजिए, e और f कर लीजिए, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप ऐसा सवाल में कर सकते हैं, आप अपने लिए कर सकते हैं, एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं होगी।
अब इस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस ए और प्लस का बी हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसे आगे बढ़ाना है क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालना है। अब कंपेयर कर लेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे, a की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगी। और यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वो -a और प्लस का भी है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो हम देख रहे हैं -2 है। और ए की वैल्यू चूँकि हमको मिल चुकी है 1/2, वो रख देंगे, इससे हम बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इस -2 को लिख सकते हैं -2/1 और 1/2। आप डायरेक्ट भी इसे 3/2 कर सकते हैं माइनस का, लेकिन हम इसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 2 LCM 2 इधर इंटू करेंगे, -4 प्लस 1 का इधर इंटू हो जाएगा, यानी -3/2 आ गया। तो इस तरीके से बी की वैल्यू भी आ गई। जब ए बी की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 में। यानी इक्वेशन नंबर 7 से जो हमारा न्यूमरेटर x-2 था इक्वेशन नंबर 6 के लिए, वो ऐसा हो गया, x a की वैल्यू 1/2, x और 2x - 1, और b की वैल्यू है -3/2। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 में जो इंटीग्रल आ रहा है उसमें रख देंगे। हालांकि हम इक्वेशन नंबर 6 में नहीं रखने जा रहे हैं, इंटीग्रल था x-2 x² - x + 1। तो यहाँ पर जो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना था, यहाँ पर लिखना ये ज़रूरी है इक्वेशन नंबर 6 में। तो इसमें हमने न्यूमरेटर की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, यानी 1/2 और 2x - 1। गलती से भी इस ब्रैकेट को ना ओपन कर दें, क्योंकि सॉल्व ना कर दें। अगर सॉल्व करेंगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा जो कराया था वो बेकार हो जाएगा। तो हमने करा क्यों था, इसलिए इसे हमें नहीं करना है ऐसा। अब जहाँ से सेपरेट हो रहा है, यानी माइनस से सेपरेट हो रहा है या प्लस से, वहाँ से इसको अलग अलग कर लेंगे, ये मान ये और ये मान ये। यानी जो पहला है 2x - 1, इसके अपान में ये लिख देंगे x² - x + 1, और ऐसे ही इंटीग्रेशन कर लेंगे, और माइनस फिर 3/2 अपान में कर लेंगे x² - x + 1, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब ये इंटीग्रेशन आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पहला, ये इंटू में है, कांस्टेंट है, 1/2 से बाहर कर दीजिए, 2x - 1 अपान में। ये पहला वाला तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि अपान में जो वैल्यू होती है उसको कुछ मान लेते हैं, ऊपर dt, अगर t मानेंगे तो dt आ जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए 1 का इंटू मान लो, 3/2 को बाहर कर देंगे, ऊपर 1 है और नीचे जो है, ऊपर यानी कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इसको सॉल्व करने के तरीका ये है कि इसे चूँकि फैक्टर तो होंगे नहीं, तो इसे होल ऑफ स्क्वायर बना लेते हैं। तो होल ऑफ स्क्वायर मेथड बनाने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो उमर खयाम का मेथड है। तो उमर खयाम के मेथड से हम इसको होल ऑफ स्क्वायर को बना देंगे। फिलहाल अभी तो हमने इसको ऐसे ही रखा है, इस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर कैसे बनाते हैं उमर खयाम मेथड से। फर्स्ट 2 टर्म को, इसमें 2 पावर है, उसकी आधी पावर उसे ऐसे रहने दें। फिर उसके बाद इसकी आधी पावर वाला जो है, यानी x2 की आधी 1, उसका कोफिशिएंट देखेंगे, जो कि -1 है, लेकिन हम 1 कंसिडर करेंगे, माइनस प्लस ना देखें, क्योंकि इसका होना है स्क्वायर, क्योंकि जो भी है कोफिशिएंट उसको आधा करेंगे, यानी 1/2 आपको मालूम है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 एक्चुअल में ये। तो हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो आपको घटाना भी पड़ेगा, वो हम बाद में घटा लेंगे। पहले हम इस 1 को लिख दे रहे हैं और 1/4 को बाद में घटा लेंगे। तो और डायरेक्ट भी आप इसको 3/2 लिख सकते हैं। और इसको आपने जैसे कि अभी देखा था कि हमने कहा था कि x² - x + 1 को अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसीशन करने पर 2x, और x का डिफ्रेंसीशन जो है 1 होता है, लेकिन दोनों में dx आएगा तो उसे कॉमन ले लिया, 1 का तो 0 हो जाएगा, t का डिफ्रेंसीशन dt हो जाएगा। तो टोटल ये जो वैल्यू मिल रही है 2x - 1 dx, उसे यहाँ पर dt रख देंगे। तो जो हमारा इंटीग्रल चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, x - 2 अपान x² - x + 1 dx, तो इसमें 1/2 जो कि कांस्टेंट है बाहर चल रहा है, तो उसको लिख दिया, और ये dt है, और अपान में जो वैल्यू है इसे हमने t माना है। तो माइनस का 1/3 बाहर है, और जैसे कि हमने बताया इस पर हमने होल ऑफ स्क्वायर बनाना, तो ये शुरू के जो तीनों टर्म मिल के बना देंगे होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर x का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर, ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकंड क्वांटिटी का होल ऑफ स्क्वायर। और इन दोनों को सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट 3/2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते, 3/4 लिख देंगे, सॉरी। तो कैसे लिखा कि 1 को हमने बना लिया 1/1 और -1/4, तो यह है, और इन 1 और 4 का एलसीएम 4 आपको आते हैं, 4 इधर पड़ जाएगा, -1 यानी 3/4 आ गया, जिसको हमने यहाँ पर रफली सॉल्व करके लिख दिया है। अगले स्टेप में आपको मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है।
तो जो इंटीग्रेशन चल रहा है x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन चल रहा है, इसमें 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन 1/2 पहले से था, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया। और यहाँ पर माइनस का, ये शायद हमने गलत लिख लिया है कुछ, 3/2 है ये, 3/2। तो -3/2 चल ही रहा था, उसको लिख दिया। और फिर जो बचा है वो dx अपान में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और जो इधर था 3/4, तो इसे लिखा जा सकता है √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें फार्मूला लग जाएगा, यानी 1/x² प्लस a² का फार्मूला हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर यानी वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, तो कांस्टेंट की यहाँ पर √3/2 है a की जगह पर, और x की जगह पर x माइनस 1/2 है, पूरा एक वेरिएबल माना जाएगा, जिसे x के साथ ट्रीट करके ये फार्मूला लगा देंगे। तो आ गया इंटीग्रेशन 1/2 log t जो है, जो हमने माना था अपनी तरफ से वापस कर दें, x² माइनस एक्स प्लस 1 को माना था, माइनस का 3/2, और इसमें ये फार्मूला जब लगाएंगे तो 1/a, a की जगह पर हमने पहले बता दिया √3/2 है, और फिर tan इनवर्स है होगा x की जगह पर ये हमारा है x माइनस 1/2, और a की जगह पर है √3/2। तो देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 से एक √3 ये कैंसिल होकर एक √3 आ जाएगा, और इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दें, ये डबल अपान में है तो 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, यानी 2/√3 और x माइनस का 1/2, इतना हमारा tan इनवर्स में आ गया। तो ये इंटीग्रेशन जो आया है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो भी अभी हमने देखी थी, इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, तो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी 1/1 प्लस x³ की इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी, उसमें चल रहा था 1/3, पहले से ये टर्म चल रहा था, तो उसको लिख देंगे, जो कि 1/3 log x प्लस 1 है, और इसके बाद माइनस का 1/3 था, और माइनस 1/3 के बाद ये वैल्यू जो है इसको इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जो कि हम एक बड़े से ब्रैकेट में इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो ये है 1/2 log ऑफ x² माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर ही वैल्यू है आप देख रहे हैं, माइनस का जगह नहीं तो हम नीचे लिख दे रहे हैं माइनस का √3, और tan इनवर्स ये कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको 2/√3 और x माइनस 1/2, और ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि जो हम सॉल्व कर रहे थे वो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन जो था वो एक लिमिट को सॉल्व कर रहे थे, उससे चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे इस इंटीग्रल में जिसकी लिमिट 0 to 1 थी। तो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बना लिया, यानी लिमिट को छोड़ के सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। अब हम इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन चूँकि हो चुका है तो इसकी लिमिट भी निकाल देते हैं, यानी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट है 0 to 1, 1/1 प्लस x³ dx की वैल्यू, तो यहाँ पर लिमिट 1/3 बाहर कर दी कांस्टेंट को, और log x प्लस 1 में लिमिट लग जाएगी, लिमिट है 0 to 1, x की वैल्यू है ये, और इस 1/3 को हम बाहर रखना चाहें तो बाहर रखें, और पूरे इस ब्रैकेट की वैल्यू पर लिमिट लगा देंगे 1/2 log x² माइनस एक्स प्लस 1, इसी वैल्यू को लिखा है, बस थोड़ा छोटा करके लिख दिया ताकि सारी एक ही लाइन में आ जाए, √3, और tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 2/√3 और ब्रैकेट में x माइनस 1/2, और इसकी जो वैल्यू है लिमिट है 0 to 1 लिख देंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, तो 1/3 इसमें पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा हमें x, वहाँ पर अपर लिमिट पहले 1 रख देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रख देंगे, तो 0 प्लस का 1, ये तो यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया ये। अब इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि एक हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -1/3 तो बाहर लिख दें, तो अपर लिमिट के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिख रहे हैं, पूरे इसमें जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर रखना होगा 1, तो 1/2 log 1² माइनस 1 प्लस 1, हर जगह पर अपर लिमिट में हम रख देंगे 1 रख रहे हैं, 2/√3
और यहाँ पर 1 माइनस 1/2 हर जगह पर 1 हमने रख दिया, ब्रैकेट की कमी पड़ रही है और यहाँ पर हमने करंटली ब्रैकेट बंद कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पूरे इसमें जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर हम लोग x की जगह पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 रख रहे हैं, माइनस का यहाँ पर 0 है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। -√3 और ये tan इनवर्स वाले में थोड़ा ध्यान रखना होगा, 2/√3 0 यहाँ पर रखना है, x की वैल्यू 0 -1/2। तो ये सवाल तो उम्मीद है नहीं आएगा, फिर भी अगर ज़रूरत है हम लगा देते हैं इसको। तो = 1/3 और ये वैल्यू आपको मालूम है log 2 हो गई, ये log 2 हो गई, माइनस ये log 1 हो गई और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो माइनस का 1/3 आप बाहर रखिए और फिर ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस माइनस कैंसिल, log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई अपर लिमिट की, ये पहला टर्म। माइनस का √3 है और tan इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है, ये 2/√3 है और 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा यहाँ पर, और ये तो हमारी अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। माइनस इसके बाद है और अब लोअर लिमिट रखना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये 0 ही है और ये 1 है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, जैसे कि अपर लिमिट में हुआ था। माइनस का निशान है, ये लगा दिया उसमें, फिर उसके बाद है √3 है, उसको हमने लिख दिया, tan इनवर्स है, इसको भी ऐसे नोट कर लिया, और ये 2/3 है, 2/3 में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 1/2, तो -1/2 का इंटू, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट से अब लोअर लिमिट को भी बंद कर दे रहे हैं और पूरा ब्रैकेट में जो 1/3 का इंटू चल रहा है उस बड़े ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया। अब अगले स्टेप में ये टर्म 1/3 log 2 बचेगा सिर्फ, ये वैल्यू जो चल रही है लिमिट 0 to 1 1/1 + x³ जो हमें ज़रूरत थी बीच में आ गया था उसको निकालने की। फर्स्ट टर्म 1/3 log 2 है, जैसे भी हमने शुरुआत में बोला, और -1/3 पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ये चूँकि 0 हो चुका है तो आप छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस का √3 और tan इनवर्स 1/√3 बचा है सिर्फ, तो 1/√3 बचा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/√3 बचेगा, ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो इससे तो प्लस कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस का √3 और बचा हुआ है tan इनवर्स, लेकिन ये माइनस का 1/√3 बचा हुआ है, देख लीजिएगा पीछे, तो माइनस का बचा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो 1/3 log 2 माइनस 1/3 बाहर है और √3 चाहे तो आप दोनों टर्म्स में से बाहर भी ले लें, तो यहाँ पर बाहर ले सकते। चलिए अगले स्टेप में ले लेते हैं, माइनस का √3 लिख दें और ये वैल्यू जो होती है हम लोग को याद होना चाहिए, tan π/6 की tan 30 की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू 1/tan 30 की वैल्यू जो होती है, यानी tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6 होगी। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू चूँकि माइनस आ गया तो माइनस का π/6 होती है। तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा, तो माइनस बाहर निकाल के इसे प्लस कर देंगे, तो log 2 ये प्लस का हो जाएगा, और √3 को भी बाहर ले लिया, 3/, में पहले से है, √3 इसमें बाहर ले लिया, तो ये भी π/6 प्लस का, ये भी π/6 प्लस का, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी π/3 बन जाएंगे। log 2 प्लस ये हो जाएगा √3, और इसे लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, और एक √3 कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा ऊपर, और ये हो जाएगा सॉल्व करने पर, जोड़ने पर, या π/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स π/6 होगा और ये कैंसिल हो गई, π/3 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/3 log 2 प्लस का ऊपर पाई बचा अपान में 3 और √3। तो हमें ये वैल्यू फाइंड की थी, यानी ये रिक्वायर्ड लिमिट जो निकाली तो वो यहाँ तक पहुँचे थे, तो आ चुकी है। जब हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड लिमिट, यानी रिक्वायर्ड लिमिट हम इसको ओपन भी कर देते हैं, क्या थी, ये थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n एंड n² अपान n³ प्लस का r³, ये वैल्यू थी, और ये वैल्यू अभी आई है
इसके बराबर आ गई थी, यानी 0 to 1 1/1 प्लस एक्स क्यूब dx के बराबर। और हमने इसको सॉल्व किया तो वो वैल्यू यानी 0 to 1 1/1 प्लस एक्स क्यूब dx की वैल्यू सॉल्व करके इतनी आई। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ी। 1/3 log 2 प्लस π/3√3। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।